Hello everyone. Today we are going to discuss our new topic, that is the revolt of 1857. Revolt of 1857 जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज पर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे एसएसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ये जो टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो टुडे आई विल गिव एन इंट्रोडक्शन टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857 इसके कुछ मेजर काजेज हैं। मेजर काजेज से पहले हमें बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे, तभी फिर हम काजेज पे आएंगे। लेकिन मेजर काजेज आपको याद रखने हैं। देयर वर द 5 मेजर काजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। दैट इज द पॉलिटिकल काज, सोशो एंड रिलीजियस काज, इकोनॉमिक काज, मिलिट्री काज एंड इमीडिएट काज। बिफोर डिस्कसिंग these major causes, we have to discuss the background of revolt of 1857. Actually, the revolt of 1857 जो है इसके it is named by the other names. इसके कुछ बाकी नेम्स है। फॉर एग्जाम्पल अदर नेम्स से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सिपाही म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 and the first war of Indian independence. So first we will discuss the Sepoy mutiny. Before discussing the Sepoy mutiny, आपको याद रखना होगा इंडिया की जो कंट्री है, पहले यहाँ पर आई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई 1600 में अप्रॉक्सीमेटली, 1599 में, लेकिन अब हम बोलते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद ये इंडिया में आई 1608 में। उस वक्त जो मुगल किंग थे उनका नाम जहांगीर था। जहांगीर के एरा में ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई और उन्होंने चाहा कि हम सूरत में एक फैक्ट्री लगाएंगे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये एज ए ट्रेडर्स इंडिया में आए थे, लेकिन जब उन्होंने इंडिया की कंडीशन देखी, इंडिया के लोगों की एजुकेशन जो सिस्टम देखा, उनको लगा ये तो बहुत ही ज़्यादा पासमानदा है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने इंडिया पे अब रूल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडिया पे अब रूल करना शुरू कर दिया अप्रॉक्सीमेटली इन 1757, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ वो इस ईस्ट इंडिया कंपनी और दौलत शाह के दरमियान हुआ फॉर द बंगाल। उसके बाद इन 1757 जो 1757 में फिर इन्होंने इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। 1757 में इन्होंने इंडिया पे फिर रूल करना शुरू कर दिया। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज नेम्स, द सिपाही म्यूटिनी। अब हमें डिस्कस करना है सिपाही म्यूटिनी हम किसको कहते हैं। यहां पर आपको याद रखना है सिपाही। सिपाही हम सिंपली बोलते हैं सिपाही, सोल्जर को। उसके बाद हम म्यूटिनी डिस्कस करेंगे। म्यूटिनी इज ए कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। ये म्यूटिनी क्या होता है? ये एक कलेक्टिव डिसओबीडियंस है। म्यूटिनी एक कलेक्टिव डिसओबीडियंस है जो कौन करते हैं? जो आर्म्ड फोर्सेस करते हैं, जो सोल्जर्स करते हैं। कलेक्टिव डिसओबीडियंस ये एक सोल्जर नहीं करता, दो नहीं कर सकते, बल्कि हम म्यूटिनी को कहते हैं, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब सिपाही सोल्जर्स और रूल्स जो होते हैं, जब वो उनको फॉलो करने से इनकार कर दे, तो हम उसको कहते हैं म्यूटिनी।
हम उसको सिंपली म्यूटिनी का नाम देते हैं। तो पहले इसका नाम हमने डिस्कस किया द सिपाही म्यूटिनी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द इंडियन म्यूटिनी। एक्चुअली ये म्यूटिनी जब ये म्यूटिनी जो है, ये म्यूटिनी फिर सोल्जर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, ये म्यूटिनी सोल्जर्स तक फिर महदूद नहीं रहा। धीरे धीरे ये जो म्यूटिनी है, ये जो रिवोल्ट है, ये पूरे इंडिया में फैल गया। ये और इसलिए इसका दूसरा नाम भी दिया गया है द इंडियन म्यूटिनी। ये अब सिपाही म्यूटिनी नहीं रहा। जब इंडिया के ऑर्डिनरी पीपल, इंडिया के कॉमन पीपल, उन्होंने भी इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो इसका नाम पड़ गया द इंडियन म्यूटिनी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। एक्चुअली दीज आर द टू टर्म्स, दैट इज द रिवोल्ट एंड द रेबल, दैट इज द रिवोल्ट एंड द रेबल, रिवोल्ट एंड रेबल। एक्चुअली ये जो रेबल है, रेबल हम सिंपली कहते हैं बागी को। जब कोई बागी हो जाता है तो एक्चुअल में क्या होता है, जब सोल्जर्स ने यहाँ पर म्यूटिनी की, इन्होंने यहाँ पर रेबल किया, ये रेबेलियन बन गए, फिर एक्चुअल में ये रेबल ही रिवोल्ट में चेंज हुआ। फिर ये रेबल ही, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर ये रेबल ही रिवोल्ट में चेंज हुआ। पहले स्टार्ट हुआ रिबल से, पहले स्टार्ट हुआ वो बागी बन गए, फिर यही रिबल रिवोल्ट में चेंज हुआ, फिर यही रिबल ट्रांसफर हुआ रिवोल्ट में और इसको बन गया रिवोल्ट, को हम नाम देते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। इसको हम और एक नाम देते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अक्सर एग्जामों में आता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसको कहा जाता है, तो इट इज सिंपली द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये भी एग्जाम्स में आता है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक जो उस वक्त के थे वहां पर, जिनको हम वीडी सावरकर कहते हैं, वीडी सावरकर ने इसको ये नाम दिया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा, ये कहा वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर के बारे में आपको ये याद रखना है, ही वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी। वीडी सावरकर वाज द फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। यानी कि ये जो इंडिया की कंट्री है, ये इसको एक हिंदू कंट्री बनाना चाहता था। इसी को हम कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ही वाज द फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट इन इंडिया। और इसने, इसके बारे में आपको और एक बात याद रखनी है, इसने एक बुक लिखी जिसको हम हिंदुविता कहते हैं। हिंदुविता में इसने आइडिया दिया कि हम कैसे इस इंडिया को हिंदू कंट्री में चेंज करेंगे। और ये जो हिंदुविता जो बुक है, ये इसने लिखी 1924 में। और आफ्टर 1 ईयर RSS वाज फॉर्मड, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये था वीडी सावरकर के बारे में। वीडी सावरकर जो है, इसको इसी ने इसको नाम दिया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हम बैकग्राउंड इसका डिस्कस कर रहे हैं। हम रिवोल्ट 1857 का एक्चुअल में बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर काज, और पहला हम मेजर काज डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल काज। लेकिन अभी हम बैकग्राउंड पे ही है। तो क्या हुआ एक्चुअल में, आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट कैसे हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या था। ये था 29th ऑफ मार्च 1857, 29th ऑफ मार्च 1857 था। वहां पर एक सोल्जर था, एक सिपाही था, जिसको आपने उसका नाम सुना होगा, जिसको हम मंगल पांडे कहते हैं। मंगल पांडे ये 34th नेटिव इन्फेंट्री में, जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में थी, वो ये उस वक्त वहां पर पोस्टेड था। तो क्या हुआ, मंगल पांडे एक ब्राह्मण था। मंगल पांडे एक ब्राह्मण था। आपको पता होना चाहिए, हिंदूज में जो उस वक्त कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा हैवी था।
ब्राह्मण्स को टॉप रैंक पे रखा, ब्राह्मण्स जो थे उनको टॉप रैंक दिया जाता था। और उसके बाद वैश्य है, क्षत्रिय है, वैश्य है, एटसेट्रा, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है कि ये जो मंगल पांडे था ये एक ब्राह्मण था, और एक लाइन लगी थी वहां पर, एक लाइन से जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो उसमें पानी पी रहे थे, और दूसरी लाइन में जो हायर कास्ट अपर कास्ट के लोग थे, सिपाहीज थे, वो उससे पानी पी रहे थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर लोअर कास्ट का एक आदमी आया, उसको बहुत प्यास लगी थी, उसने चाहा कि मैं अब उस जो अपर कास्ट का जो लोटा वहां पर है मैं उसी से पानी पीऊंगा। तो ये आया और उसने उस लोटे से पानी पिया। वहां पर ये था, वहां पर उस वक्त मौजूद था मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने उसको वहीं पर पकड़ दिया। उसने उसको बोला, आपने इसमें पानी क्यों पिया? आपको पता है कि हम हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपने इस लोटे से पानी कैसे पिया? तो उसने उसको बहुत ही मारा वहां पर, उसने उससे बहुत ज्यादा फाइट की। और ये जो लोअर कास्ट का जो व्यक्ति था, आदमी था, ये बहुत ही ज्यादा होशियार था। इसने उसको बोला, आप मुझे मार रहे हो, आप मुझसे फाइट कर रहे हो, आपको नहीं पता जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने हमारे साथ क्या किया? यू डोंट नो व्हाट ब्रिटिशर्स हैड डन टू अस। उसने बोला, क्या किया उन्होंने हमारे साथ? बोला, आपकी जो एनफील्ड राइफल्स है, आपकी जो एनफील्ड राइफल्स है, उसने एनफील्ड राइफल जो है उसमें जो ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस है, आपको पता है उन्होंने उसमें मिक्स क्या किया है? तो बोला, क्या मिक्स किया है? बोला, उन्होंने उसमें काउ फैट और पिग फैट मिक्स किया है। तो क्या होता था उस वक्त, जो एनफील्ड राइफल्स थी उसमें ये जो कार्ट्रिजेस थी वो उस जो स्पाइस थे उनको वो अपने दांतों से खोलकर उस राइफल में लगानी पड़ती थी। तो इतना ही कहना था इस व्यक्ति को, मंगल पांडे से। तो क्या हुआ, जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे का दिमाग सुन्न हो गया। ही वॉज शॉक्ड एट दैट टाइम। बोला, इसने मुझे क्या बोला? और इसने एक काम किया, ये गया अपने सीनियर ऑफिसर से, उससे डिस्कशन की, बोला क्या ऐसा हुआ है? तो बाद में उसने वहीं पर अपने सीनियर ऑफिसर को पहली गोली मारी। और इट वॉज द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट 1857। उसके बाद आपको याद रखना है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वहीं से उसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये पहुंच गया 10th ऑफ मार्च को, 10th ऑफ मे 1857, 10th ऑफ मे, इट वॉज अ लेट आफ्टरनून, 10th ऑफ मे 1857। द स्पाइज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मीरठ ब्रोक आउट द म्यूटिनी। जो स्पाइज मीरठ में थे उन्होंने भी ये म्यूटिनी से आगाज किया। आपको एक और बात याद रखना है, जो यहां पर मुझे कहनी थी, जो कास्ट सिस्टम था वहां पर उस वक्त हिंदूज में ये बहुत हैवी था। और क्या होता था उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन होती थी, उस वक्त भेदभाव होता था। और अंग्रेज ये चाहते थे कि इन हिंदूज में भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, तभी तो वो आगे बढ़ गए, तभी तो उन्होंने 1857 का जो वार था उन्होंने जीत लिया। सो डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया एट दैट टाइम, बट according to our Constitution of India, this discrimination was abolished by the Indian Constitution by bringing Article 17. Article 17 here means Article 17 abolish करता है अनटचेबिलिटी को, और जो भी ये व्यक्ति काम करेगा उसको 6 months की सजा हो सकती है। So
नाउ वी हैव उसके बाद क्या हुआ, 10th हाफ में 1857 को जो मेरठ में सिपाही थे उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, वो भी रिबल बन गए और धीरे धीरे उन्होंने बेला फार्म्स, सिपाहीज फर्स्ट कैप्चर द बेला फार्म्स, सिपाहीज फर्स्ट कैप्चर द बेला फार्म्स। व्हाट वाज द बेला फार्म्स? बेला फार्म्स हम सिंपली वहां पर जो ब्रिटिशर्स ने वेपन्स रखे थे, जो ब्रिटिशर्स ने बेला फार्म्स एक स्टोर रूम था और स्टोर रूम में वहां पर वेपन्स रख दिए जाते थे और स्टोर रूम में वहां पर, और उन्होंने सिपाहीज ने पहले ही इसको कैप्चर कर दिया और फिर हल्ला मचा दिया। इसी से शुरुआत हुई। दे वैंडलाइज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट और टेलीग्राफ लाइन जो दिल्ली की थी उन्होंने उसको कट किया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब ये जो ब्रिटिशर्स है इन्होंने हमारे साथ बहुत ही गलत किया, इन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को होल्ड किया बाय मिक्सिंग काउ एंड पिग फैट इन दीज कार्ट्रिजेस। ये भी एक र्यूमर था और एक र्यूमर था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर जो इंडियंस है ये इनको क्रिश्चियनिटी में चेंज करना चाहते हैं। एक और र्यूमर था, ब्रिटिशर्स ने क्या काम कर दिया, उन्होंने जो बोन डस्ट है, जो बोन डस्ट और काऊ के और पिग के हैं, उन्होंने उसको फ्लोर में मिला दिया है। ये सिंपली हम जिसको हम आटा बोलते हैं, उन्होंने उस आटे में उसको मिला दिया। ये भी एक र्यूमर था। ये र्यूमर चलते गए और यहाँ पर रिवोल्ट भी बढ़ता गया, यहाँ पर रिवोल्ट भी बढ़ता गया और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बेला फार्म्स को कैप्चर कर दिया। अब ये चाह रहे थे कि हम दिल्ली जाए, तो दिल्ली ये पहुंच गए 11th ऑफ मई को, दिल्ली ये पहुंच गए 11th ऑफ मई को। उस वक्त जो मुगल एम्परर थे, लास्ट मुगल एम्परर जिसको हम बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, वो वहां पर उस वक्त रेड फोर्ट में थे, वो वहीं पर थे रेड फोर्ट में। तो उस वक्त रमजान का महीना था, मुस्लिम्स का होली मंथ चल रहा था, तो आफ्टर फास्टिंग वो वहीं पर बैठे हुए थे और उन्होंने आवाज सुनी बाहर, तो उन्होंने वहां पर सिपाहीज देखे और सिपाही जब अंदर आए तो सिपाहीज ने उनको बोला, आप ही हमारे किंग हो, हम ब्रिटिशर्स को यहाँ पर रहने नहीं देंगे, हमने मेरठ से रिवोल्ट शुरू कर दिया है और हम अब पूरे दिल्ली को कैप्चर करेंगे। और क्या हुआ, उस वक्त दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उस वक्त दिल्ली जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और वो जो ये बहादुर शाह है, बहादुर शाह सेकंड जिसको हम कहते हैं, उन्होंने भी इस रिवोल्ट में अब कदम रखा, उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दी सिपाहीज को। लेकिन बहादुर शाह सेकंड उस वक्त बहुत ही कमजोर थे, उनकी एज जो थी वो 80 to 85 थी उस वक्त, वो ज्यादा उस वक्त स्ट्रांग नहीं थे और ये लास्ट रूलर ऑफ जो मुगल एम्परर है उस वक्त वो थे। तो उसी से फिर रिवोल्ट शुरू हुआ, और रिवोल्ट आगे चला गया, आगे बढ़ता गया। फिर इसके बाद जो ये एक इंट्रोडक्शन था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, रिवोल्ट ऑफ 18। लेकिन अब हमें डिस्कस करना है इसके मेजर काजेस। एक्चुअली ये भी काज थे लेकिन मेजर काजेस हमें अब डिस्कस करने हैं यहाँ पर। और आपको एक और बात याद रखनी है, ब्रिटिशर्स ने ये जंग कैसी जीती वो हम आगे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर काजेस में हमें डिस्कस करना है पॉलिटिकल काज, और पॉलिटिकल काज में हमें डिस्कस करना है दो, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस। तो जो मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो हम इसी काज पे डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल काज, सोशो एंड रिलीजियस काज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।